पास में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और इस चैप्टर का PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर, हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट। साथियों, सबसे पहले बात आती है कि पर्यावरण आखिर होता क्या है, यानी कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो हमें साफ साफ शब्दों में पता है कि पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हैं, यानी कि वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं क्या कहलाएंगी? पर्यावरण। ठीक है, जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं वो पर्यावरण में शामिल हैं। अब जैविक क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक क्या होते हैं साथियों? तो जैविक यानी कि जो जितने भी जीवित प्राणी हैं वो क्या है? हमारे जैविक घटक। क्या है? जैविक घटक। और जितने भी हमारे निर्जीव प्राणी हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, वो सारे के सारे क्या है? हमारे अजैविक घटक। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। जो हमारे जैविक और अजैविक घटक हैं इनके मेल से क्या बनता है साथियों? पारितंत्र का निर्माण होता है। और अभी हम पारितंत्र को काफ़ी विस्तार से नीचे समझेंगे। ठीक है, जैविक घटक में हमारा मानव, ठीक है, हिरण, ठीक है, पशु पक्षी आदि आते हैं। ठीक है, और अजैविक घटक में हमारे जो है नदी, पहाड़, ठीक है, ये क्या आते हैं? हमारे अजैविक घटक में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एक पारितंत्र में जो जीव होते हैं भोजन के लिए, जो पारितंत्र होता है उसमें जो जीव हैं वो भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। जिससे क्या बनता है? आहार श्रृंखला बनती है और आहार जाल बनता है। तो आहार श्रृंखला क्या होती है व आहार जाल क्या होता है, इसे भी हम नीचे डेफिनेशन के माध्यम से विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, व समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। तो ये जो मनुष्य गतिविधियां कर रहा है तो इससे क्या हो रहा है? हमारे पर्यावरण में काफ़ी गिरावट आ रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, तो इसका निपटान कैसे किया जाए? तो आज इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पारितंत्र क्या होता है। तो पारितंत्र की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। वनडे एग्जाम में भी 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, और जो हमारे हाई स्कूल का एग्ज़ाम है इसमें भी ये डेफिनेशन जो है 1 से 2 नंबर में पूछ ली जाती है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पारितंत्र एक क्षेत्र के सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। जो पारितंत्र होता है वो कैसे निर्माण होता है? जैविक और अजैविक घटक, ठीक है, दोनों जब मिलते हैं, दोनों जब एक जगह पे पाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पारितंत्र। ठीक है, इसलिए एक पारितंत्र जैविक यानी कि जीवित जीव व अजैविक घटक यानी कि निर्जीव घटक, ठीक है, जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। ये सब हमारे क्या है? अजैविक घटक है। तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, ठीक है, ये क्या है? हमारे अजैविक घटक है। ठीक है, इनसे मिलकर किसका निर्माण होता है? पारितंत्र का निर्माण होता है। पारितंत्र अब 2 प्रकार का होता है। तो पारितंत्र के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक पारितंत्र, ठीक है, और नंबर 2 मानव निर्मित पारितंत्र। अब प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है? तो वह पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान हो, यानी कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। जैसे कि जंगल, ठीक है, सागर, झील, ये सब क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र के घटक हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानव निर्मित पारितंत्र की। तो वह पारितंत्र जिसे मानव ने निर्मित किया हो, किसने? मानव ने बनाया हो, उन्हें हम मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि खेत, क्या? खेत, जलाशय, बगीचा। अब जो खेत है, ठीक है, उसे किसने बनाया? मानव ने।
जैसे कि भूमि तो प्रकृति ने बनाई है, ठीक है, मृदा तो प्रकृति ने बनाई है, लेकिन खेत का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है, ठीक है। वहाँ पर जो तालाब बनाया किसने बनाया है? मानव ने, ठीक है। बगीचा लगाया किसने लगाया? मानव ने, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मानव निर्मित पारितंत्र। अब बात करते हैं पारितंत्र के घटक, जैसा कि अभी हम पहले ही ऊपर देख चुके हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। जैसा कि मैंने बताया, अजैविक घटक यानी कि जो निर्जीव घटक होते हैं उन्हें हम अजैविक घटक, और जो जीवित घटक होते हैं उन्हें हम जैविक घटक बोलते हैं। अजैविक घटक में हवा, जल, भूमि, जबकि जैविक घटक में पौधे, जानवर इत्यादि आते हैं। अब हम बात करते हैं जैविक घटक जो हैं 3 प्रकार से कार्य करते हैं, उत्पादक के रूप में, उपभोक्ता के रूप में और अपघटक के रूप में। इनको भी हम नीचे एक एक पॉइंट में समझेंगे, अभी नीचे इनको हम डेफिनेशन के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, इसलिए बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको ये वीडियो दोबारा देखना पड़ जाए, तो ये वीडियो आपको लाइक वीडियोज़ में से मिलेगी, ठीक है। आपको इस वीडियो को दोबारा ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता हमारे 4 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 होता है शाकाहारी उपभोक्ता, मांसाहारी उपभोक्ता और सर्वाहारी उपभोक्ता, और चौथा होता है परजीवी उपभोक्ता। तो साथियों, आप जैसा ही कि जानते हैं शाकाहारी कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, कहने का मतलब है साग खाते हैं, ठीक है, साग सब्जी खाते हैं, ठीक है, और मांस वगैरह नहीं खाते हैं। मांसाहारी वे जंतु जो मांस खाते हैं, ठीक है, मांसाहारी कहलाते हैं। सर्वाहारी जो मांस और साग दोनों खाते हैं, ठीक है, मांस और पेड़ पौधों दोनों को खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। अब बात आती है परजीवी। तो वे जंतु जो दूसरों पर डिपेंडेड रहते हैं। कैसे? जैसे कि आपने जूं देखा है, ठीक है, जूं जो कि मानव शरीर के सिर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? मानव पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो मानव पर निर्भर ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? परजीवी, ठीक है। आपने अमरबेल देखी होगी, जो कि जैसे कि आपने बेर का पेड़ देखा होगा जिस पे बेर आते हैं, ठीक है, और जैसे कि बबूल वगैरह का, इन पेड़ों पे अधिकांशतः जो है अमरबेल पाई जाती है, जो पीली पीली जो है पाई जाती है और पेड़ को पूरी तरह से सुखा देती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अजैविक घटक और जैविक घटक की। जैसा कि आप जानते ही हैं, सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और तापमान आदि जो मिलकर हैं अजैविक घटक बनाते हैं, ठीक है। जैविक घटक सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी आदि मिलकर जो है जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि मैंने कहा था, उत्पादक उपभोक्ता को हम नीचे विस्तार से पढ़ेंगे, तो आइए देख लेते हैं। उत्पादक वे सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल जो अपना भोजन जो है अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। यानी कि वे सभी पेड़ पौधे, ठीक है, और नील हरित शैवाल जो कि अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश में स्वयं बनाते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। और उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता वे जंतु, वे जीव, ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मानव जो कि प्रत्यक्ष रूप से किससे पे निर्भर करता है? उत्पादक पे, यानी कि पेड़ पौधों पे, ठीक है। तो उपभोक्ताओं को भी 4 भागों में बांटा गया है। शाकाहारी पौधे एवं पत्ते खाने वाले जैसे कि बकरी, हिरण, ठीक है। मांसाहारी मांस खाने वाले जैसे कि शेर, मगरमच्छ। सर्वाहारी पौधे व मांस दोनों खाने वाले जैसे कौआ, मनुष्य। परजीवी दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले, ठीक है, दूसरे जीव के शरीर में रहेंगे और वहीं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमारा जूं और अमरबेल, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट यानी कि अपघटक की। तो अपघटक वे पदार्थ हैं, वे जीव हैं जैसे कि फफूंदी व जीवाणु, जो फफूंदी होती है व जीवाणु जो कि मरा हुआ जीव होता है, वह पौधों के जटिल पदार्थों को क्या कर देता है? सरल पदार्थ में विघटित कर देता है, यानी कि सरल पदार्थ में तोड़ देता है।
इस प्रकार के अपघटक जो हैं स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। ये किस में मदद करते हैं? जो अपघटक होते हैं, जैसे कि हमारी फफूंदी है, ठीक है, कोई वस्तु सड़ जाती है, मर जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, फफूंदी आने लगती है, ठीक है। तो ये फफूंदी जो है जटिल पदार्थों को किसमें, सरल पदार्थों में विघटित कर देती है। तो इस प्रकार के जो अपघटक होते हैं वो स्रोतों की भरपाई करने में हमारी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं आहार श्रृंखला की। तो आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें जो एक जीव है दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण, घास, हिरण, शेर। यानी कि घास को कौन खाएगा? हिरण खाएगा, और हिरण को कौन खाएगा? शेर खाएगा। तो ये क्या हो गई? हमारी आहार श्रृंखला हो गई। यानी कि जो एक जीव है वो दूसरे जीव पर डिपेंड है, ठीक है, निर्भर रहता है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं आहार श्रृंखला। अब जो आहार श्रृंखला होती है इसमें जो है जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। यानी कि मान लो पौधों से ऊर्जा कहाँ जा रही है? हमारी घास थी, पौधे में आती है, ठीक है, तो इससे ऊर्जा कहाँ जा रही है? हिरण में। और हिरण से ऊर्जा कहाँ जा रही है? शेर में। तो ये क्या है? ऊर्जा का स्थानांतरण है। और जहाँ से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिस स्तर से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप अभी नीचे चित्र में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये पोषी स्तर बने हुए हैं। यहाँ पर उत्पादक, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। यहाँ पर होता ये है, जो उत्पादक है, उत्पादक जो है ऊर्जा किधर जाती है? तृतीय उपभोक्ता की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ ऊर्जा जाती है। कहने का मतलब जो है उत्पादक में काफ़ी अत्यधिक मात्रा में जो ऊर्जा होती है वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। 1000 जूल कितनी पाई जाती है? 1000 जूल। अभी इसको हम थोड़ा नियम और पढ़ लें तो इसके बाद समझाएंगे। जो 10% नियम है, ठीक है, उसको भी हम साथ में कवर करके चलेंगे। जो 10% लाज है, यानी कि 10% नियम है, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10% नियम, उसको हम देख लेते हैं, फिर यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण जो है एक ही दिशा में होता है। किधर होता है? नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। कहने का मतलब उपभोक्ता से प्रथम उपभोक्ता में, उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता में, फिर दूसरे उपभोक्ता में, फिर तीसरे उपभोक्ता में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो हरे पौधे होते हैं, ठीक है, ये मान लो एक हरा पौधा है, ठीक है, इस पे जितना भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसका ये सिर्फ 1% ही अवशोषित करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर 100 जूल प्रकाश जो है पेड़ पर पड़ रहा है, ठीक है, कितना? 100 जूल, तो इसमें से ये सिर्फ 1 जूल प्रकाश ही अवशोषित करते हैं। बाकी 99% जो प्रकाश होता है वो क्या? जैव क्रियाओं में नष्ट हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं 10% नियम की। तो इसमें क्या होता है, जो एक पोषी स्तर होता है, ठीक है, यानी कि उत्पादक से, उत्पादक क्या है? एक पोषी स्तर है। दूसरा पोषी स्तर क्या है हमारा? प्रथम उपभोक्ता, फिर इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता। तो इसमें क्या होता है, जब एक पोषी स्तर से जब दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा जाती है तो उसका केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यानी कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा पहुंचती है। बाकी 90% ऊर्जा फिर कहाँ जाती है? तो बाकी जो 90% ऊर्जा है वो वर्तमान पोषी स्तर में, जो वर्तमान पोषी स्तर है जिससे ऊर्जा जाएगी, ठीक है, उसमें की जैव क्रियाओं में उपयोग होती है, यानी कि जैव क्रियाओं में नष्ट हो जाती है। अब जैव क्रियाएं क्या हैं? जैसे कि मान लो पौधे से ऊर्जा जा रही है मनुष्य में, ठीक है, तो पौधे के पास थी 100 जूल ऊर्जा, तो अब मनुष्य में कितनी ऊर्जा पहुंचेगी? 10 जूल। अब 90 जूल जो ऊर्जा थी वो कहाँ चली गई? वो चली गई पौधे के भोजन बनाने में, ठीक है, शाखाओं की वृद्धि करने में। यानी कि जितनी भी पौधे की जैविक क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में अगर मनुष्य से ऊर्जा जा रही है मान लो, तो वो ऊर्जा कहाँ चली जाएगी? चलने में, घूमने में, फिरने में, जो भी जैव क्रिया होती है, यानी कि जीवित जो जीव है
उनकी जो क्रियाएं होती है वो कहलाती हैं जैव क्रियाएं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। तो क्या होता है, जब पहले स्तर से दूसरे स्तर में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा पहुंचती है, इसलिए केवल 1 से लेकर 4 तक ही स्तर होते हैं। ठीक है, कितने पोषी स्तर होते हैं? 4। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से 4 पोषी स्तर होते हैं। यानी उत्पादक, पहला पोषी स्तर क्या है हमारा? उत्पादक, जो कि काफ़ी चौड़ा दिख रहा होगा आपको। धीरे से क्या होता है, फिर जो होता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता के पास ऊर्जा भेजता है तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है, और ये फिर क्या करता है, द्वितीय उपभोक्ता तक पहुंचता है ऊर्जा, तो ये थोड़ा और कम हो जाता है। फिर ये जब तृतीय उपभोक्ता तक ऊर्जा पहुंचाता है तो इसकी ऊर्जा थोड़ी और कम होती चली जाती है, और एंड में बिल्कुल शून्य हो जाती है, यानी कि बिल्कुल पॉइंट सी बन जाती है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि उत्पादक के पास 1000 किलो जूल ऊर्जा है, तो ये जो ऊर्जा है 100 किलो जूल किसके पास पहुंचेगी? प्राथमिक उपभोक्ता के पास। कौन से नियम के अनुसार? 10% नियम के अनुसार। ठीक है, तो इस 100 का 10% 10 किलो जूल द्वितीय उपभोक्ता के पास, और 10 का 10% 1 किलो जूल किसके पास पहुंच जाएगा? तृतीय उपभोक्ता के पास। तो इस प्रकार से होता है ऊर्जा का स्थानांतरण 10% नियम के अनुसार। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं जैव संवर्धन की, कि जैव संवर्धन क्या होता है। तो जो आहार श्रृंखला होती है साथियों, जैसे कि घास, घास को कौन खाता है? हिरन। हिरन को कौन खाता है? शेर। ठीक है, तो ये आहार श्रृंखला है एक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हानिकारक रसायन होते हैं की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाने पर वृद्धि होती है। इसे हम क्या कहते हैं? जैव संवर्धन कहते हैं। साथियों, कहने का मतलब है, यदि एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा गई तो क्या होगा, जितने भी रसायन होंगे उनकी क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब ऊर्जा कम पहुंचती है, लेकिन रसायन क्या होते हैं? रसायनों में वृद्धि हो जाती है। इसमें अगर मान लो 10 हानिकारक रसायन है, ठीक है, 10% हानिकारक रसायन है, तो यहाँ पर लगभग उससे अधिक, 10 से कितने, 20 से 25 जो है हानिकारक रसायन पहुँचते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, जब हानिकारक रसायनों की जो स्तर में वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं जैव संवर्धन। और ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा जो है मानव शरीर में होती है। किसमें होती है? मानव शरीर में। ठीक है, अब बात करते हैं आहार जाल की। आहार श्रृंखला को हम पहले ही समझ चुके हैं, अब हम बात करते हैं आहार जाल। तो जाल का मतलब है एक दूसरे से ज्वाइंटेड। कहने का मतलब है, पौधे को चूहा भी खाएगा, खरगोश भी खाएगा, तिलचट्टा भी खाएगा। ठीक है, सांप भी चूहे को खाएगा, चील भी चूहे को खाएगी। तो कहने का मतलब एक तरह से जाल बुना हुआ है। ठीक है, एक दूसरे को सारे के सारे लोग प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, उसे हम आहार जाल कहते हैं। तो आहार श्रृंखलाएं वे आहार श्रृंखलाएं जो प्राकृतिक रूप से आपस में जुड़ जाएं और एक जाल नुमा रूप का आकार ले लें, तो उसे हम आहार जाल कहते हैं। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि चूहा जो है पौधे को कैसे खाएगा? तो साथियों, चूहा पौधे को नहीं खाता है, लेकिन पौधे से प्राप्त अनाज को तो खाता है। ठीक है, तो यही होता है आहार जाल। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरण की समस्याएं। तो पर्यावरण में इतनी समस्याएं बनी हुई हैं। ठीक है, पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है, और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण जो है धीरे धीरे दूषित होता ही चला जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। प्रदूषण से जो है पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वनों की कटाई से पर्यावरण में गिरावट आ रही। तो साथियों, एक एक पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है, पेड़ जो है आप लगाते रहिए, जिससे कि क्या होगा, आपके पर्यावरण को सुरक्षा मिलती रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं ओजोन परत, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है हमारे पर्यावरण को दूषित करने के लिए, प्रदूषित करने के लिए, मनुष्यों को हानि पहुंचाने के लिए। अब ओजोन परत क्या है साथियों? तो ओजोन परत पृथ्वी के चारों तरफ एक रक्षात्मक आवरण है, एक रक्षात्मक जो है थैली नुमा एक संरचना है। ठीक है, एक आवरण है, जो कि सूर्य के
हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। जो क्या करती है, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक, जैसा कि साथियों आप जानते हैं सूर्य से काफ़ी हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, जिनको जो है ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, ठीक है, और वापस फिर से ऊपर की ओर वातावरण में भेज देती है। इस प्रकार से यह जीवों के स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे त्वचा कैंसर, ठीक है, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का नाश आदि से रक्षा करती है। इस प्रकार से जो ओजोन परत है हमारी काफ़ी मदद करती है, ठीक है। ओजोन परत इतनी घातक है, अभी हम बात करेंगे ये कहाँ पाई जाती है और इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मुख्य रूप से जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल का एक हिस्सा है। जो समताप मंडल है वो हमारे वायुमंडल का एक हिस्सा है। वायुमंडल कितने भागों में बटा है, 5 भागों में बटा है, ठीक है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन कौन से 5 मंडल हैं, ठीक है। जमीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है, यानी कि अगर जमीनी स्तर पर ओजोन अगर पहुंच जाए तो ये एक घातक जहर है, ठीक है। अब बात करते हैं ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन का निर्माण जो है एक निम्न प्रकाश रासायनिक क्रिया का परिणाम है, ठीक है। क्या होता है, जब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ठीक है, O2, ठीक है, O2 पर जब पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, क्या होता है, O2 यानी ऑक्सीजन पर जब पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं, विकिरण पड़ती है, तो क्या होता है, ये जो O2 अणु है ये O परमाणुओं में टूट जाता है। किसमें, O परमाणु अलग और O परमाणु अलग हो जाता है। जब ये परमाणु अलग हो जाते हैं तब क्या होता है, ये वाला O2 और ये वाला O मिलकर जो क्रिया करते हैं उससे क्या बनता है, O3। क्या बनता है, O3, जिसे ही हम ओजोन कहते हैं। तो ओजोन का निर्माण आप समझ में आ गया होगा कैसे होता है। यानी कि जब ऑक्सीजन गैस पे जब पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो ये जो ऑक्सीजन गैस के अणु हैं उनको अलग अलग कर देती है, यानी कि वो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ देती है। फिर कुछ ऑक्सीजन गैस जो जिस पर पराबैंगनी किरण नहीं पड़ती है उसके साथ ये अणु अभिक्रिया करके O2 प्लस O यानी कि O3 बनाकर ओजोन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब बात करें ओजोन परत का ह्रास, यानी कि ओजोन परत का विनाश कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो सन 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में, कहाँ पर, अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र, ठीक है, ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। 1985 में सबसे पहले अंटार्कटिका में ओजोन में छिद्र पाया गया था, ठीक है। अब इसका क्या कारण है कि ओजोन जो है, ओजोन में छिद्र पाया जाता है, ओजोन का विनाश हो रहा है। तो ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारक मानव संश्लेषित रसायन, यानी मानव द्वारा जो निर्मित रसायन है क्लोरोफ्लोरोफार्म, कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो मानव निर्मित जो रसायन है इसके द्वारा जो है हमारी ओजोन परत को काफ़ी हानि पहुंच रही है। अब ये किसमें पाया जाता है, जिनका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। किसके लिए, शीतलन और अग्निशमन, यानी जो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये जो हमारे AC, ठीक है, फ्रिज, इनमें पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो है इसे बैन कर दिया गया है और जो है अब AC तथा फ्रिज में इसका उपयोग जो है बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP, जो UNP एक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में क्या किया गया, सर्वानुमति यानी सबकी अनुमति के द्वारा एक CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। कितने पर, 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्या है, ये कहाँ पर हुई थी, ये जो सर्वानुमति जो बैठक हुई थी ये हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। अब बात करते हैं कचरा प्रबंधन की, कि कचरे का प्रबंधन करके हम कैसे जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं। आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है। जो अपशिष्ट बचे हुए सड़े गले जो
पदार्थ हैं उनका निपटान करना एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है और इस हमारी जीवन शैली के कारण हमारा कचरा इकट्ठा हो जाता है बहुत सा, जिससे कि पर्यावरण को हानि पहुंचती है। कचरे में वे निम्न पदार्थ होते हैं जिससे हमें हानि होती है। नंबर 1, जैव निम्नीकरण पदार्थ। पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए फल तथा सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज, ये क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों में बदल जाते हैं और हमारे पर्यावरण को काफ़ी दूषित करते हैं। अब बात करते हैं अजैव निम्नीकरण पदार्थ। पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियोएक्टिव अपशिष्ट आदि। सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस कचरे प्रबंधन की, यानी जो कचरे का निपटान है किस प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पर नीचे हमें 6 विधियाँ दी गई हैं कचरा निपटान की, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला है जैव मात्रा संयंत्र। जैव निम्नीकरण पदार्थ जो कि कचरा है हमारा, इस संयंत्र द्वारा, कौन सा जैव मात्रा संयंत्र, यानी कि बायोमास, किसके द्वारा, जिसे हम बोलते हैं बायोमास। बायोमास के द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे जैव मात्रा और खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो सीवेज उपचार यंत्र आता है, इससे क्या होता है, जो हमारा गंदा पानी होता है उससे जो है गंदे पदार्थ को निकाल लिया जाता है और स्वच्छ पदार्थ को आगे जाने दिया जाता है। नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है। इस तंत्र के द्वारा नदी में पानी को छोड़ने से पहले उसे स्वच्छ कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कूड़ा भराव क्षेत्र, यानी कि जो कचरा है वो निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है। यानी जो कचरा भराव क्षेत्र है, एक कचरा भराव क्षेत्र बना लीजिए, वहाँ पर निचले भागों में, ठीक है, निचले भागों में क्या करें, कचरा डाल दें और उसको मिट्टी के द्वारा दबा दिया जाए। ठीक है, तो ये भी एक उपाय है कचरे से बचने का। ठीक है, कंपोस्टिंग, जैविक कचरा जो है कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है। किसके द्वारा, मिट्टी के द्वारा। मिट्टी के द्वारा गड्ढे को ढक दें और 3 महीने में कचरा जो है खाद में बदल जाता है। ठीक है, कंपोस्टिंग विधि कहते हैं इसे, कंपोस्टिंग खाद बनाने वाली विधि। ठीक है, क्या होता है, कंपोस्टिंग एक गड्ढा होता है। ठीक है, कंपोस्टिंग गड्ढे में हम क्या करेंगे, कचरे को भर देंगे। कचरे को भरने के बाद 3 महीने के बाद वो जो है किस में बदल जाएगा, खाद में बदल जाता है। अब बात करते हैं पुनः चक्रण की। ठीक है, जो अजैव, ठीक है, जो निर्जीव निम्नीकरण पदार्थ कचरा है, पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है। यानी कि अगर हम कचरे का प्रबंधन करना चाहें तो हम जो पुराने पदार्थ हैं हमारे, उनको हम क्या करें, पुनः नए पदार्थों में बदल दें। ठीक है, पुनः उपयोग, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हम एक बार उपयोग करके दोबारा फिर से उपयोग कर सकते हैं। यानी उनको हम बार बार उपयोग में ला कर भी जो है कचरा कम कर सकते हैं। यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अखबार से लिफाफे बनाना, यानी अखबार है, ठीक है, लिफाफे बनाइए, ठीक है, तो उसको हम